माय नेम अनिल कुमार। फिजिक्स बाय एजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तथा गॉस लॉ, और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि गॉस लॉ को हम किस कंडीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स में हम एक क्वांटिटी पढ़ते हैं वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? इसका मतलब कि हमारा जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा एरिया होता है। किसी भी एक रेक्टेंगुलर का अगर हम एरिया फाइंड करें तो क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई ये जेड, और इसको हम नाम दें ए बी सी डी। इसकी साइड ए है, इसकी साइड क्या है? बी। ठीक है, तो इसके जो एरिया हम फाइंड करें वो क्या आ जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी। और हम जानते हैं कि हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड तथा जो इसकी विड्थ है उसका स्केलर मल्टीप्लाई फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर मल्टीप्लाई बी सी वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर सपोज ये क्या हो गया हमारा आई कैप, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया हमारा जे कैप। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आई कैप मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप इज इक्वल टू क्या होता है? के कैप। मींस हमारे जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ए बी तथा बीसी जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगी, या तो इसके आउटवर्ड होगी या क्या होगी? इसके इनवर्ड होगी। ठीक है, सेम यहाँ पर हम जो डायरेक्शन का जो हम रूल जो यूज करते हैं वो क्या होता है? राइट एंड थंब रूल, जो हम यूज करते हैं हमारे वेक्टर मल्टीप्लाई में। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लाई में जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो रूल हम पढ़ते हैं वो ही हम यहाँ पर फाइंड पढ़ेंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे विद्युत फ्लक्स से होता क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको फाई ई द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इसको हम फाई ई के द्वारा व्यक्त करते हैं।
यानी अगर हम बात करें कि हमारा ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर के इस एरिया से ये जो हमारा एरिया है, क्रॉस सेक्शन है, इसमें से कुल कितनी विद्युत बल रेखाएं पास होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, फ्लक्स तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, हमने पढ़ा है फ्लक्स यानी कोई पाइप है, उस पाइप में से पर यूनिट एरिया, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से कितना लिक्विड बाहर आ रहा है, ठीक है, कितना वाटर बाहर आ रहा है पर यूनिट सेकंड, वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर, वहां पर हमारा जो लिक्विड वाटर जो बाहर निकल रहा था, ठीक है, उसके लिए हमने फ्लक्स पढ़ा था। यहां पर हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स, यानी कुल विद्युत बल रेखाएं कितनी पास हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत बल, विद्युत फ्लक्स है। अब हम मान के चले कि सपोज हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस ये जो हमारा पृष्ठ है, इसके जो एरिया होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब सपोज करें यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ई वेक्टर। ई वेक्टर इसकी डायरेक्शन है, जो कि हमारा जो एरिया की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल है। ठीक है, अब यदि हम इसके कंपोनेंट फाइंड करें, एक तो हमारा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक हमारा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ई कोस थीटा। ठीक है, अब हमारा जो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है कि इस एरिया में से कितनी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है। अब यहां पर देखें, इस डायरेक्शन में तो हमारा विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारा एरिया है। ठीक है, यहाँ पर, या फिर हम ये लेके चले कि हमारे जो एरिया है, ठीक है, अब इस एरिया में से कितनी विद्युत बल रेखाएं जो पास होंगी, वो क्या होगी, या तो इस डायरेक्शन में यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या फिर इस एंगल पर, किसी एंगल पर विद्युत बल रेखाएं हमारे पास होगी। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपोनेंट की, ठीक है, क्या इस कंपोनेंट की विद्युत बल रेखाओं को हम काउंट कर सकते हैं कि ये भी हमारे इस क्रॉस सेक्शन में से पास हो रही है? नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, इसके परपेंडिकुलर जो हमारे ये जो प्लेन है, इसकी डायरेक्शन में है। ठीक है, कोई भी बल रेखा अगर यहां से जा रहे हैं तो यहां से पास हो रही है, न कि इस सरफेस से पास हो रही है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखें, जो हमारे ये कंपोनेंट है, ये तो क्या होगा, नेगलेक्ट होगा विद्युत फ्लक्स के लिए, लेकिन हमारा ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ई डॉट, सॉरी, ई मल्टीप्लाई डी ए कोस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड तथा क्रॉस सेक्शन एरिया का स्केलर मल्टीप्लाई हमारा विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। अब यहां पर हम केस पढ़े कि यदि हमारा जो थीटा है, यानी हम डिफरेंट डिफरेंट थीटा के ऊपर इसका केस पढ़ेंगे, ठीक है, कि थीटा का मान अगर अलग अलग होगा तो उस कंडीशन पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो केस फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो अर्थात
ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन पर फाई ई इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कोस 90 डिग्री होता है वो हमारा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री हुआ यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक ये जो एरिया है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर, तो उस कंडीशन पर इसमें से जो टोटल फ्लक्स जो पास होगा यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होगी उसका मान क्या आएगा, 0। ठीक है, सेकंड केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अर्थात ई वेक्टर पैरेलल हो हमारा डी ए वेक्टर, यानी ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उस कंडीशन पर फाई ई बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ई मल्टीप्लाई डी ए मैक्सिमम। ठीक है, इस कंडीशन पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उसका मान मैक्सिमम होगा। थर्ड केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइड ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर एंटी पैरेलल। ठीक है, क्या हो, हमारे एंटी पैरेलल हो, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन पर कोस 180 रखेंगे तो क्या जाएगा, फाई ई बराबर नेगेटिव ई डी ए। तो ये जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या होगी, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन होगी। अगर हम जनरली देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमारा कोई एरिया है, ये भी हमारा कोई एरिया है एंड डिफरेंट डिफरेंट हमारे एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में से सपोज ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो लाइन है वो पास हो रही है। इससे हमारी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, इसमें से हमारे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो इसके लिए फाई का मान होगा हमारा 2, इसके लिए फाई का मान होगा 4, इसके लिए फाई का मान होगा 5। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा गाउस लॉ। गाउस लॉ, ये भी जो हमारा नियम है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, यानी हमारे कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है और कितना हमारे पास टोटल चार्ज है उस क्लोज सरफेस के अंदर, उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें जो बताता है वो क्या है, हमारा गाउस लॉ। ठीक है, तो इस
किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ग्रे आयतन में उपस्थित कुल आवेश तथा विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स का मान आई ई वो हमारा बराबर होगा क्यू नेट, कुल आवेश यानी जो हम बंद पृष्ठ ले रहे हैं उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्यू तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा है गाउस का नियम, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। अब हम इसका बात करें कि ये रिलेशन हमारा कहां से आता है, ठीक है। तो इस रिलेशन की अगर हम बात करें, सपोज हम लेके चले एक सरफेस है, हमारे पास स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर हमारा एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करें तो हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट लेके चलेंगे, उस एलिमेंट के ऊपर या उस एलिमेंट में से कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है उसका मान, ठीक है। तो ये चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी हर डायरेक्शन पर, ठीक है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस स्फीयर से पास हो रही है वो हमारे किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे कि एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट में से कुल फ्लक्स, कुल हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कितनी पास हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डेफिनेशन से। तो यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई उसका मान क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाई, अगर इसकी रेडियस लेके चले क्या आएगा, आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन यहां पर जो हमारा चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एरिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इंप्लाई दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे एरिया का वो क्या देगा हमें, ये इस स्फीयर का कुल एरिया, और वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
जहां Q हमारा इस स्फीयर के अंदर कुल चार्ज है। अब हम बात करें गाउस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा गाउस लॉ है वो हर टाइप के एरिया में, ठीक है, यानी ये हमारा जो सिमेट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग गाउस लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा नॉट डिपेंड ऑन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी टाइप की हम संरचना ले सकते हैं। सपोज इस टाइप की या इस टाइप की। ठीक है, और यदि यहाँ पर जो टोटल इंक्लोज चार्ज है वो क्या है, Q है। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमारा फ्लक्स होगा, उसका मान हर एरिया में से क्या आएगा, समान है। यानी हमारे यहाँ से जो गाउस का जो नियम है वो हमारे सिमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो 1/r² नियम की पालना करते हैं, जस्ट लाइक कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वे नियम जो 1/r² की पालना करते हैं उनके लिए ही हम गाउस के नियम का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1/r जैसे हमारा जो कूलम्ब्स का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो बल होता है वो क्या होता है, हमारा KQ² KQ1 Q2 डिवाइड बाई r²। यानी हमारा ये जो बल है वो क्या होता है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इस कंडीशन के लिए हमारा गाउस का नियम लागू हो सकता है। ठीक है, तीसरा है, सपोज ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास चार्ज है Q, 2Q, 3Q। ठीक है, और सारे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेट आवेश का मतलब यहां पर हमारा इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश। ठीक, तो यहां पर जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इन सभी के योग के बराबर होगा। तो सपोज 3, 5, तो टोटल चार्ज क्या आ गया, 6Q। ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो ओवरऑल 6Q के कारण जो फ्लक्स होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा ये जो नियम है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सपोज 2Q यहाँ पर है तो हमारा जो 2Q है यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, 3Q, और या फिर हमारा जो 3Q है वो क्या पर हो सकता है, यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा जो गाउस का नियम है वो आवेश किसी बंद पृष्ठ में आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी इसके वितरण के ऊपर कोई निर्भर नहीं करता है। वो सिर्फ जो हमारा जो नियम है वो डिपेंड करता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कुल कितना आवेश है। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ हमारा ये जो नियम है वो डिपेंड करता है। अब सपोज हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, इस पर हम लेके चले और यहां पर हमारे पास कोई चार्ज है Q। ठीक है,
तो इससे निर्गत फ्लक्स, हमारा जो टोटल जो निर्गत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई, ठीक है, और वो हमारा इक्वल होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम बात करें, यानी हमें सिर्फ जो फाइंड करना है, जो फ्लक्स फाइंड करना है, वो इसके आधे एरिया के कारण हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। यानी हमारा जो इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या है, Q है। इस Q चार्ज के कारण इस स्फीयर के आधे भाग में से कुल निर्गत फ्लक्स क्या आएगा, ठीक है। तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका जो टोटल फ्लक्स है इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा होगा वो हमारे सिमेट्रिक के लिए होगा, ठीक है। तो किसी भी जो हमारा बंद पृष्ठ है उसमें से जो निर्गत फ्लक्स होगा उसके आधे भाग में से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार सपोज हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर के ऊपर हमारे चार्ज है Q, तो इसके एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का अगर हम मान ज्ञात करें तो टोटल फ्लक्स जो पृष्ठ है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पृष्ठ है। तो एक पृष्ठ से जो निर्गत जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हाई Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी हमारा जो एक पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1/6 पार्ट होगा, ठीक है। अब यदि हमारा जो चार्ज है वो इसके एक कॉर्नर के ऊपर स्थित है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर इसके एक पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, वो कैसे, यहां पर हमें एक अलग क्यूब की स्ट्रक्चर हम फाइंड कर सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। सेम जो हमारा क्यूब होगा यहां पर भी होगा, ठीक है, यहां पर भी एक क्यूब होगा और इसके पीछे भी होगा। तो टोटल जो हमारे पास पृष्ठ बनेंगे, 1 2, एक यहां पर होगा, पीछे 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, और इस साइड में भी होगा 9 10 11 12, ठीक है। तो जो टोटल जो होगा वो क्या होगा हमारा, फाई इक्वल टू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यदि एक कॉर्नर पर स्थित हो तो उसके एक पृष्ठ से निर्गत जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 1/24, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो हमारा जो गाउस का नियम है उसके हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और कैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इस जो चैप्टर होगा उसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है।